हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग नंबर 13 को शुरू करेंगे। ठीक है, भाग नंबर 13 को शुरू करेंगे और इसी के साथ अपन शुरू करने वाले हैं विषय वस्तु का एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अभी तक अपन ने पिछले अध्यायों में रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े। रासायनिक संयोजन के 5 नियम थे: द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलोसेक का गैसीय आयतनों का नियम और 5वां एवोगैड्रो का नियम। 5 नियम थे जिनको अपन ने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करा। उससे पहले अपन ने मापन में अनिश्चितता कंप्लीट करी। उससे पहले द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, द्रव्य की प्रकृति और रसायन विज्ञान का महत्व कंप्लीट करा। आज की इस वीडियो में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं 1.6 डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने 9वीं कक्षा में भी पढ़ रखा है ना। लेकिन उसके बाद भी अपन को 11वीं कक्षा में क्यों दिया जा रहा है, वो उसकी गहराई को समझना है अपन को। क्यों हमारे से एक ही चीज़ बार बार हमारे को पढ़ाई जा रही है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो मूल हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जे थॉमसन, नील्स बोर, हेनरी, ये जितने भी वैज्ञानिक अपने आसपास घूमते हैं, उनके जो सिद्धांत, जो उन्होंने बातें कही हैं, वो हमारे दिमाग में बिल्कुल सटीक तरीके से बैठ जाए, इसलिए हमारे को बार बार पढ़ाया जाता है। आज मैं आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बिल्कुल 0 से लेकर हाई लेवल तक यानी 11वीं क्लास तक का बताने वाला हूँ कि भैया अपन को 11वीं क्लास में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से क्या क्या सीखना है। कुछ बातें आपको पता भी होंगी और कुछ बातें आप ऐसी नहीं सीखेंगे जो आपको नहीं भी पता थी। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से। और आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि अपन आगे बढ़ सकें और इसी प्रकार से नए वीडियो भी आ सकें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के नियम की और आज के टॉपिक की। नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। नाम से ही स्पष्ट है, डाल्टन एक व्यक्ति है जिनका एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत किस पे बेस्ड है? परमाणु पर। और परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। यानी एटम के विषय में, परमाणुओं के विषय में डाल्टन ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ बातें कही हैं जिनको अपन को पढ़ना है। पहली बात, चलिए लिखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता जैसा कि नाम में है, जॉन डाल्टन इसके खोजकर्ता थे इस नियम के। ठीक है, इसी में एक और बात आती है कि सन 1808 में डाल्टन ने रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी प्रकाशित की, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। 1808 में डाल्टन ने क्या करा? रसायन दर्शन के शास्त्र में, रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में एक नई सोच दी। फिलॉसफी मतलब होता है सोच देना, दर्शन देना, एक नई सोच दी और उसी को ही क्या कहा जाता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। उस विचार को जो उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया था उसको क्या कहा जाता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ध्यान से देखना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अपन इस वीडियो के अंदर 2 तरीकों से पढ़ेंगे, यानी इसको 2 बातों में बांटेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को 2 बातों में बांटेंगे अपन। पहली जो बात होगी वो होगी अपने पास नियम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, जो डाल्टन सर ने अपन को नियम बताए, जो बातें कहीं, उनको पढ़ेंगे सबसे पहले। और वो नियम या मैं कहूँ बातें, वो कितनी बातें थी? 8 बातें थी जो परमाणु के विषय में, परमाणु के बारे में डाल्टन सर ने हमारे को दी। कितनी बातें थी? वो 8 बातें थी जिन्हें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब हमने कई बार देखा है, 11वीं तक कक्षा में आ चुके हैं अपन, तो हमने पूर्व कक्षा में भी देखा है कि कोई भी वैज्ञानिक हो, उससे कोई ना कोई तो गलती हो ही जाती है। उसका
हर एक नियम सही नहीं होता। जैसे बर्जीलियस से गलती हुई थी, बर्जीलियस सर से गलती हुई थी, कहाँ गलती हुई थी? सिर्फ एक शब्द की गलती हुई थी। वो शब्द क्या था? परमाणु था। परमाणु की जगह क्या लगाना था? अणु। तो बस उसी को ही लेकर उसमें संशोधन हुआ। संशोधन होने के पश्चात आवोगाद्रो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उस नियम को सुधारा और परमाणु की जगह अणु करा। और क्यों करा परमाणु की जगह अणु, उसको भी स्पष्ट करा और सारी बातें क्लियर कर कर आज तक हमारा वो जो आवोगाद्रो का जो नियम चलता है गैसों के आयतन में अणुओं की जितनी संख्या होती है उसके संदर्भ में, वो आज तक अपना चलता है। ठीक है, उसी के माध्यम से अपन विभिन्न प्रकार की रसायन के क्षेत्र में गैसों के अणुओं से संबंधित, गैसों के आयतनों में कितने अणु होते हैं वो पता लगाने के लिए अपन आवोगाद्रो का जो नियम था उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी तमाम बातें होती हैं जो कि किसी नियम को गलत भी ठहरा देती है, किसी नियम को बढ़ा भी देती हैं, है ना। तो वो ही छोटी छोटी बातें, पहले तो अपन नियम का अध्ययन करेंगे। डाल्टन सर ने जो भी बातें कही उन सभी का अध्ययन करेंगे। 8 बातें होंगी, बहुत जल्दी वीडियो खत्म होगा। 8 बातों को एक एक करके समझेंगे। फिर उसके बाद जो डाल्टन सर के बाद वैज्ञानिक आए और आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं अपने, उन्होंने डाल्टन सर के जो 8 नियम थे उनका अध्ययन करा, जिस प्रकार से अपन करेंगे, और उनमें कुछ गलतियां निकाली। ठीक है, उनमें कुछ संशोधन करा। मतलब डाल्टन सर ने बातें कही होंगी कुछ, तो संशोधन करा। संशोधन का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए आप। संशोधन का मतलब होता है उसमें सुधार करना। बात डाल्टन सर ने सही करी, लेकिन यहाँ सुधार की आवश्यकता है। बात डाल्टन सर ने भी सही करी है, समझना बात को। संशोधन का मतलब समझा रहा हूँ। संशोधन मतलब होता है बात आपने भी सही करी है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा ऐसा हो जाता तो ये और अच्छा हो जाता। ये होता है संशोधन का मतलब। तो दूसरा टॉपिक अपन देखेंगे संशोधन का, मतलब डाल्टन के नियम में कौन कौन से संशोधन किए गए जो कि आज अपन अपनाते हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर आपको समझ में आ गया। डाल्टन का जो नियम है उसको अपन 2 उसमें पढ़ेंगे। पहला नियम पढ़ेंगे और फिर उसका संशोधन देखेंगे। बात क्लियर? चलिए शुरुआत करेंगे। पहला जो टॉपिक है 8 बातों से। डाल्टन के नियम की जो 8 बातें थी, यानी डाल्टन सर ने जो 8 बातें कही, किसके बारे में? परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में कौन कौन सी 8 बातें कही थी उन्होंने, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो थी कि द्रव्य यानी पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य यानी इनडिविजिबल कणों से बना है, जो परमाणु या एटम्स कहलाते हैं। जो पदार्थ होता है, मान लीजिए पदार्थ मेरे पास है एक सेब। ये जो सेब है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है। ये जो सेब है ये अति सूक्ष्म अविभाज्य कण यानी इनडिविजिबल, जिन्हें और अधिक बांटा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, कुछ भी समझ लीजिए आप, जिन्हें और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, विघटित नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहा? उन्हें उन कणों को क्या कहा? डाल्टन सर ने परमाणु कहा। क्या कहा भाई? परमाणु कहा। मतलब द्रव्य अति सूक्ष्म विभाज्य कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। पहली बात, पहला नियम सटीक और बिल्कुल समझ में आ गया। क्या इसमें कुछ भारीपन था? क्या कुछ नहीं था। हमने देखा हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं होती हैं, डाल्टन सर ने कहा ये जितनी भी वस्तुएं होती हैं ये अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बनती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। बात क्लियर? पहला नियम दिमाग में बैठा? चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो थी कि परमाणु, अब परमाणु के विषय में आपको चर्चा दी थी मैंने कि द्रव्य जो होता है जैसे सेब है तो वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि परमाणु जो होता है वो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु द्रव्य यानी पदार्थ का यानी सेब का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी दूसरी बात जो डाल्टन सर कहते हैं वो ये कहते हैं कि सेब का अति सूक्ष्मतम कण परमाणु है, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और अधिक सूक्ष्मतम कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यह कहते हैं डाल्टन सर। ठीक है, और आगे लिखते हैं कि परमाणु
द्रव्य का मूल कण है। परमाणु जो होता है वो पदार्थ का मूल कण है, यानी मूल कण वह कण होता है जिससे पदार्थ निर्मित होता है, जिससे पदार्थ बनता है। तो जिससे पदार्थ बनता है उसको क्या माना डाल्टन सर ने? परमाणु माना। क्या माना? परमाणु माना। कि परमाणु जो होता है वो किसी भी द्रव्य का मूल कण होता है और उसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि हम बोले तो पहली बात समझिए, इन्होंने क्या कही? परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और अधिक सूक्ष्मतम कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। पहली बात कि हमारे पास परमाणु है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। हमारे पास परमाणु है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। पहली बात जो अपन को इस नियम में समझ में आ रही है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हमारे पास परमाणु है जो कि द्रव्य का मूल कण होता है, जो कि द्रव्य का क्या होता है? मूल कण होता है। क्या बातें क्लियर हो रही है? क्या स्पष्ट हो रही है? पहली बात कि परमाणु विभाजित नहीं हो सकता। परमाणु जो है वो विभाजित नहीं हो सकता। दूसरी बात है परमाणु द्रव्य यानी सेब का मूल कण है। यानी ये जो सेब है, यानी जो ये सेब है ये द्रव्य है, इसका जो मूल कण है, मूल कण मतलब क्या होता है? जिससे ये सेब बना है वो क्या है भाई? वो क्या है? परमाणु है। ये कहा उन्होंने, डाल्टन सर ने ये कहा। बात क्लियर हो रही है? दूसरा नियम भी पक्का। पहला नियम क्या था कि द्रव्य जिससे निर्मित होता है वो परमाणु कहलाता है ना। द्रव्य का वह अति सूक्ष्मतम अविभाजित कण जिससे कि द्रव्य बनता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, उसको दूसरे नियम में उन्होंने वापस से इस पर जोर डाला कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने लिख दिया पहले वाले में। फिर दूसरे वाले में कहा कि परमाणु जो होता है वो द्रव्य का मूल कण होता है। क्या बात क्लियर? दो नियम कंप्लीट। चलिए तीसरे नियम पे बढ़ते हैं आगे। तीसरा जो नियम है वो भी इसी प्रकार का है। क्या लिख रखा है? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, जितनी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें भाग लेते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो परमाणु होते हैं ना वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं। जो परमाणु होते हैं ना वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, लेकिन ना तो वो विघटित होते हैं ना ही वह नष्ट होते हैं। विघटित यानी टूटते हैं, ना ही नष्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब डाल्टन सर ने कह दिया कि परमाणु अति सूक्ष्म अविभाजित कण है, तो इसका मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि परमाणु अन्य किसी भी रूप में विघटित नहीं हो सकता। यानी परमाणु से छोटा और कोई भी नहीं है, परमाणु लास्ट है, ये इन्होंने बता दिया। तो वही बात तीसरी बार दोहरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, लेकिन ना तो वो विघटित होते हैं और ना ही वो नष्ट होते हैं। हमने पढ़ रखा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो अभिकारक होते हैं वो एक मतलब टूटते हैं और उत्पाद में चेंज होते हैं, टूटकर उत्पाद में चेंज होते हैं। लेकिन डाल्टन साहब कह रहे हैं कि परमाणु नहीं टूटते हैं, वो ना ही विघटित होते हैं ना ही नष्ट होते हैं। ना तो उनको तोड़ा जा सकता है ना ही उनको नष्ट किया जा सकता है। बात क्लियर? तो तीसरा पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए 3 पॉइंट क्लियर हैं, 8 पॉइंट पढ़ने हैं, 8 में से 3 क्लियर हो गए। ठीक है, बचे कितने भाई? 5। ठीक है, 5 अभी और भी कंप्लीट करने। चलिए चौथे नियम पे आगे बढ़ते हैं। डाल्टन सर की चौथी बात कौन सी है उस पर बढ़ते हैं आगे। चौथी बात जो उन्होंने कही वो थी कि एक तत्व के, ध्यान देना, एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, यानी आइडेंटिकल होते हैं, यानी सेम होते हैं, अर्थात उनका द्रव्यमान, आकार आदि समान होता है। क्या बोल रहे हैं? एक तत्व के
मान लीजिए हमने एक तत्व लिया, उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन का तत्व लिया, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो तत्व है वो 2 हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बनता है। एक हाइड्रोजन का परमाणु प्लस अन्य हाइड्रोजन का परमाणु। तो यहाँ पर बात चल रही है कि एक तत्व के सभी परमाणु, हमने एक तत्व ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन एक तत्व है ना, हाइड्रोजन एक तत्व है, 2 लगा दिया, इसका मतलब यहाँ ये तात्विक गैस है। हमने बात करी थी कि पेरियोडिक टेबल में 11 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, यानी 11 संख्या की गैसें पाई जाती हैं। 11 गैसें पाई जाती हैं जो कि 2 भागों में बटी रहती हैं, पहला जो भाग होता है वो होता है तात्विक गैस, यानी जिसे कहते हैं एलिमेंट्री गैस, और दूसरा होता है अपने पास उत्कृष्ट गैस, जिसे अपन नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसों को आपको देखना है तो आप वर्ग नंबर 18 में जा सकते हैं। और तात्विक गैसें मैंने आपको बता दिया था, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, और भी बहुत सारी थी, 5 तो यही हो गई, 5 ही थी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यही थी अपने पास, और एक हाइड्रोजन था। तो यही बोला जा रहा है कि एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व हमने ले लिया, एक तत्व हमने हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर बनता है। क्या कह रहे हैं भैया? हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का अन्य परमाणु। तो यहाँ पर डॉल्टन साहब कह रहे हैं कि जो परमाणु है ना भैया, ये जो परमाणु है, इनके जो द्रव्यमान हैं वो कैसे होते हैं, इनके जो द्रव्यमान है, आकार है, वो दोनों कैसा होता है भाई? समान होता है। तो मतलब क्या कह रहे हैं भाई? हाइड्रोजन का जो एक परमाणु है, मतलब हाइड्रोजन का ये वाला जो परमाणु है, इसका यदि हम द्रव्यमान लिखें तो वो अन्य जो ये वाला जो परमाणु है, इसके द्रव्यमान के क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। और इस प्रकार से आकार भी जो होगा इनका वो भी इक्वल होगा। तो ये बात समझ में आई आपको? एक तत्व लिया और वो जो तत्व है जिससे बनता है वो परमाणु से बनता है। तो डॉल्टन साहब कह रहे हैं कि एक तत्व जिन परमाणुओं से मिलकर बनता है वो परमाणु आपस में द्रव्यमान, आपस में समान होते हैं हर एक स्थिति में, चाहे वो द्रव्यमान हो, आकार हो, अणु का हो, सब में वो कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। ये चौथी बात थी, चौथा नियम था। समझ में आया डॉल्टन के सिद्धांत का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक बात को ध्यान से समझना, संशोधन के वक्त में बहुत जरूरी हो जाएगा। जब अपन इनमें संशोधन करेंगे ना, तब आपको ये बातें और ढंग से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो अभी अपन ने क्या समझा कि एक तत्व होता है, एक तत्व जिन परमाणु से मिलकर बना होता है, वो जो परमाणु होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं भैया? आपस में हर एक प्रकार से समान होते हैं। चाहे उनका द्रव्यमान कैलकुलेट कर लो, हाइड्रोजन का यदि हमने द्रव्यमान निकाला, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान निकाला और हाइड्रोजन के अन्य परमाणु का द्रव्यमान निकाला, दोनों को आसपास रखा, तो डॉल्टन साहब के हिसाब से क्या हो गया? उनके द्रव्यमान जो होंगे वो समान होंगे, उनका आकार भी समान होगा। इस प्रकार की उनकी अवधारणा थी, सोच थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वीं बात को समझते हैं कि 5वीं जो बात थी वो क्या थी। 5वीं बात उन्होंने कही कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण है। यह 2 बातें आ रही हैं मेरे पास। पहली बात कि प्रत्येक तत्व का पेरियोडिक टेबल में बहुत सारे तत्व हैं, 118 तत्व हैं। तो 118 तत्वों का अलग अलग कोई ना कोई निश्चित द्रव्यमान होगा, परमाणु भार होगा। हाइड्रोजन का अलग परमाणु भार होगा, हीलियम का अलग होगा, लिथियम का अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा। यानी अलग अलग तत्वों के निश्चित द्रव्यमान होते हैं, उनके एक फिक्स द्रव्यमान होते हैं। ये पहली बात कही। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो कही कि परमाणु भार जो होता है, यानी परमाणु जो द्रव्यमान होता है, वो तत्व का मूल लक्षण होता है। वो तत्व का क्या होता है? मूल लक्षण होता है। यानी जो तत्व है, यानी मैं कहूँ मूल लक्षण का मतलब क्या होता है? यानी मेन प्रॉपर्टी होती है, यानी उसके आधार पर अपन उसके सभी गुणों को क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं,
परख सकते हैं, समझ सकते हैं और सभी जो गुण हैं उस तत्व के उनका अध्ययन कर सकते हैं उस एक मूल लक्षण के आधार पर। तो वो क्या है, डाल्टन साहब ने उसको क्या माना, परमाणु भार माना। यानी यदि मेरे पास किसी एक तत्व है, हाइड्रोजन मान लीजिए, अगर मुझे उसका परमाणु भार मालूम है आज की डेट में, तो मैं उसकी परमाणु त्रिज्या भी ज्ञात कर सकता हूँ, आयनन एंथैल्पी भी ज्ञात कर सकता हूँ, आयनन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी ज्ञात कर सकता हूँ, है ना, और भी बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के क्रम को याद कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैं सब ज्ञात कर सकता हूँ। ऐसा डाल्टन साहब का कहना था भैया। ऐसा क्या था, डाल्टन साहब का कहना था कि जो परमाणु तत्व होता है, जो तत्व एलिमेंट होता है, उसका जो मूल लक्षण होता है वो क्या होता है, परमाणु भार होता है, यानी एटॉमिक वेट होता है। क्या होता है भाई, एटॉमिक वेट। प्रत्येक तत्व का निश्चित परमाणु भार होता है। मान लीजिए मैं एक तत्व लेता हूँ, 3 तत्व लेता हूँ मैं पेरियोडिक टेबल में से, मैं 3 तत्व लेता हूँ। एक लेता हूँ मैं हाइड्रोजन, एक लेता हूँ मैं हीलियम और एक लेता हूँ मैं लिथियम। 3 तत्व लिए मैंने, हाइड्रोजन लिया, हीलियम लिया, लिथियम लिया। अब मैं हाइड्रोजन का निकालता हूँ तो एक इसका निश्चित द्रव्यमान होगा, हीलियम का निकालूंगा तो इसका निश्चित द्रव्यमान होगा, लिथियम का निकालूंगा तो इसका निश्चित द्रव्यमान होगा। यही कहा है। और इनके जो ये जो द्रव्यमान अपन ने निकाले, इनका जो निश्चित भार निकाला, ये क्या होता है, मूल लक्षण होता है। ध्यान रखना इस बात को, किसी भी परमाणु का मूल लक्षण क्या होता है, परमाणु भार। किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार। समझ में आ रहा है। 5 नियम कंप्लीट, बचे कितने, 8 में से 5 कंप्लीट, बचे कितने, 3। चलिए छठे नियम की ओर अग्रसर होते हैं, छठे नियम को समझते हैं। 6th जो नियम है वो उसको समझते हैं। क्या कहता है कि भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से गुणों में भिन्न होते हैं तथा उनके परमाणु द्रव्यमान, आकार आदि भिन्न होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु, अभी हमने समझा एक ही तत्व के परमाणु आपस में बराबर होते हैं। मतलब जैसे अभी पीछे समझा हमने, हाइड्रोजन एक ही तत्व था, तो ये जो तत्व था वो 2 परमाणु से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक अन्य हाइड्रोजन का परमाणु। ये 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनता है क्या, हाइड्रोजन का एक तत्व। ठीक है, हाइड्रोजन का एक तत्व हाइड्रोजन के 2 अन्य तत्वों से, हाइड्रोजन के अन्य 2 परमाणु से मिलकर बनता है। तो डाल्टन साहब कहते हैं जो दोनों परमाणु हैं वो आपस में द्रव्यमान का बराबर होगा, आकार बराबर होगा। लेकिन भिन्न तत्वों के परमाणु यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु एक दूसरे से गुणों में भिन्न होते हैं तथा उनके परमाणु द्रव्यमान, आकार आदि में भिन्न होते हैं। चलिए जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, तत्व लेता हूं मैं, वही 3 तत्व लेता हूं मैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम और तीसरा लिथियम। ये 3 तत्व लिए मैंने। तो अगर मैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इन दोनों का सेपरेटली क्या करूं भाई, बताओ मुझे। इनका परमाणु जो द्रव्यमान है वो कैलकुलेट करो। जैसे हाइड्रोजन का मैंने परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करा तो कितना आया, 1 आया। इसी प्रकार हीलियम का करा तो परमाणु द्रव्यमान क्या आया, 4 आया। लिथियम का करा तो क्या आया, 6 आया। तो यह आपस में कैसे हैं, इक्वल नहीं है ना। आपस में कैसे हैं भाई, इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है, यही तो बात कह रहे हैं कि भिन्न तत्वों के परमाणु, ये 3 तत्व लिए मैंने, हाइड्रोजन लिया, हीलियम लिया और लिथियम लिया। इन तत्वों के जो परमाणु होंगे, उनका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो आपस में कैसा होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, है ना। तो यही क्या कहा, छठा जो नियम था, छठी 2 बात थी वो डाल्टन साहब की क्या थी कि भिन्न तत्व यानी हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन एक भिन्न तत्व है, लिथियम एक अलग तत्व है, हीलियम एक अलग तत्व है। इन तीनों का जो हमने क्या निकाला, परमाणु द्रव्यमान निकाला, तो एक दूसरे से ये अलग आ रहे थे। तो इस उदाहरण के माध्यम से डाल्टन साहब ने दुनिया को समझा दिया कि भाई भिन्न भिन्न यानी अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका जो आपस में वो कैसे होते हैं, उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, उनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, असमान होता है, इनइक्वल होता है। ये छठी बात उन्होंने अपने नियम में कह दी, लिख दी, समझा दी। बहुत बढ़िया। चलिए 6 तक अपन बढ़ चुके हैं, आगे जो नेक्स्ट नियम है उसकी तरफ
बढ़ते हैं। सातवां जो नियम है, जो डाल्टन साहब कहते हैं कि सातवां जो बात थी उनकी वो क्या थी कि भिन्न तत्व के परमाणु यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में यानी छोटे पूर्णांक यानी 1, 2, 3 पूर्णांकों के अनुपात में, अनुपात यानी प्रोपोर्शन यानी 1:2:3, ये सरल और छोटा अनुपात कहलाता है ना। पूर्णांकों के अनुपात में संयोग करते हैं यानी मिलते हैं तथा उनके संयोजन से यौगिक बनते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं डाल्टन साहब कि भिन्न भिन्न तत्वों के यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों यानी छोटे पूर्णांकों में यानी छोटे अनुपात में संयोग करते हैं तथा उनके संयोजन से, उनके मिलने से यौगिक यानी कंपाउंड बनते हैं। बात क्लियर हो रही है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, इसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पर जल का यौगिक, ध्यान से समझना। भिन्न तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में कैसे मिलते हैं? छोटे पूर्णांकों के अनुपात में। यानी दो बातें हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना। इस बात में, ये जो स्टेटमेंट है इसमें दो बातें आ रही है निकल कर। पहली बात आ रही है कि वो जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु है आपस में छोटे अनुपात में मिल रहे हैं, जैसे छोटे पूर्णांक अनुपातों में मिल रहे हैं यानी 1:2 इस प्रकार से मिल रहे हैं। और वो मिलकर बना क्या रहे हैं? उनका जो परमाणु मिल रहे हैं और मिलकर बना क्या रहे हैं? यौगिक बना रहे हैं। क्या बना रहे? कंपाउंड बना रहे हैं। डाल्टन साहब ने ये कहा, ध्यान रखना। चलिए उदाहरण के तौर पर जल का यौगिक दिया उन्होंने दुनिया को समझाना था ये, तो उन्होंने क्या करा? जल का यौगिक लिया। जल का यौगिक आप समझते हैं कैसे बनता है? एक हाइड्रोजन का परमाणु प्लस एक और हाइड्रोजन का परमाणु, ये दोनों क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणु प्लस मिलता है ऑक्सीजन का एक परमाणु, मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन यानी H2O का यौगिक बनाते हैं। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया। उन्होंने क्या दिया कि हाइड्रोजन का एक परमाणु, इसका सूत्र कैसे लिखते हैं भैया? सूत्र तो आता है ना, H2O। जल का यौगिक कैसे बनता है? H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ध्यान देंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? H2O का एक अणु बनता है। ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो H2 प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? H2O बनता है। ये इसका सूत्र होता है। जब अपन इसको परमाणुओं के रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। हाइड्रोजन, क्योंकि H2 है ना यहाँ पर, तो H2 कैसे लिखा जाएगा? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर किससे मिलते हैं? ऑक्सीजन का एक परमाणु से मिलकर मिलते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन का एक यौगिक बनाते हैं, ये वाला। ठीक है, आगे समझिए। आगे क्या कह रहे हैं ये समझ लिया। एक और उदाहरण समझ लो, दिक्कत ना हो। और ये अनुपात देख लो इनका, क्योंकि दो बातें थी। दो बातें कौन सी? कि भिन्न तत्वों के, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में लघु पूर्णांकों के अनुपात में संयोजित होते हैं। यानी ये अनुपात, ये जो अनुपात है इनका, हाइड्रोजन के दो परमाणु प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु किस अनुपात में मिलकर बन रहा है? 2:1 में। और ये बात अपन ने बहुत भली रूप से गैलो-सेक का जो नियम था, गैलो-सेक का गैसीय आयतनों का नियम था, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझा था। आवोगाद्रो के नियम में भी अपने इस बात पर बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करी थी। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारा चैनल सर्च करें यूट्यूब पे स्टडी सेशन, और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर केमिस्ट्री 11th का प्लेलिस्ट होगी, वहाँ जाकर आप देखिए आराम से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो अनुपात कैसा है भाई? 2:1 देखिए, नहीं सरल है, छोटा अनुपात है, छोटी पूर्ण संख्याएं तो हैं 1 और 2। और बना क्या रहे हैं? यौगिक बना रहे हैं, तो ये भी समझा दिया। H2O का यौगिक बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने ये कहा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमोनिया का यौगिक ले लेते हैं। अमोनिया का यौगिक देखें ना, क्या होता है फॉर्मूला? कौन बताएगा? NH3। क्या होता है भाई? NH3 जो होता है अमोनिया का सूत्र होता है। तो अमोनिया जो बनता है वो नाइट्रोजन के दो परमाणु किससे मिलते हैं? हाइड्रोजन के 3 अणुओं से या 3 परमाणुओं से मिलते हैं। यहाँ पर क्या आएगा भाई? परमाणु आएगा। ठीक है, परमाणु से मिलते हैं। 3 परमाणुओं से मिलकर क्या बनाते हैं भाई? क्या बनाते हैं? NH3 के 3 यौगिक बनाते हैं। NH3 के क्या बनाते हैं? 3 यौगिक बनाते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हाइड्रोजन के
अमोनिया जो होता है, अमोनिया का यौगिक कैसे बनता है? नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में किससे मिलते हैं? हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया के 3 यौगिक बनाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है क्या भैया? चलिए 7 नियम हो गए। अरे समझते समझते 7 नियम हो गए। एक अंतिम नियम और बचा हुआ है, एक अंतिम बात और एक लास्ट बात और बची हुई, वो है 8वीं बात। और इसका अनुपात देख लो, इसका अनुपात भी कैसा आ रहा है? 1:3 आ रहा है, सरल अनुपात है। ठीक है, अनुपात कैसा भाई? सरल अनुपात है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलिए मज़ा भी आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8वें नियम पर। 8वां जो नियम है डाल्टन सर का, वो है कि परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। परमाणु जो होते हैं ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना तो हम इसको कहीं बना सकते हैं परमाणु को, ना ही परमाणु को यदि हमारे को नष्ट करना है, यदि आपको परमाणु पर गुस्सा आ गया, आप बोल रहे हो मैं तो नष्ट ही कर दूंगा भाई, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ना तो बनाया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसा किसका कहना था? डाल्टन सर का कहना था। तो हम इसको कह सकते हैं परमाणु जो होता है ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये 8 बातें अपन ने समझ ली डाल्टन साहब के नियम की। डाल्टन साहब ने 8 बातें कही अपने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। वो 8 बातें अपन ने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली। अब अपन उन 8 बातों को एक साथ लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, आप भी लिख लीजिए उन 8 बातों को पॉइंट टू पॉइंट। चलिए रिवीजन करते हैं एक बार, फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बढ़ेंगे आगे। तो डाल्टन साहब ने 8 बातें कही अपनी। पहली जो बात थी वो क्या थी? द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य यानी इनडिविजिबल कणों से बना है, जो परमाणु यानी एटम्स कहलाते हैं। जो पदार्थ होता है यानी जो सेब होता है वो अति सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बनता है, यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। वो उनका जो नाम दिया वो दिया परमाणु, पहली बात। दूसरी बात जो थी वो थी कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, वो मैटर होता है, जो द्रव्य होता है उसका वह सूक्ष्मतम कण होता है जिससे और अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु द्रव्य का मूल कण है। ध्यान देना, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है मूल कण है। कौन? परमाणु। द्रव्य का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे सेब का मूल कण क्या है बताओ? परमाणु है। दूसरी बात। तीसरी बात, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु विघटित या नष्ट नहीं होते। तीसरी बात, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं सब, लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते तो हैं, लेकिन उसमें ना तो विघटित होते, ना तो टूटते हैं, ना ही नष्ट होते हैं। ये बात कही परमाणु सर ने। तीसरी बात। चौथी बात जो उन्होंने कही वो थी कि एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व के यानी हीलियम है, हाइड्रोजन है मान लीजिए, तो उसके सभी परमाणु जो होंगे वो समान होंगे। समान किसके आधार पर? द्रव्यमान के आधार पर समान होंगे। उनका जो परमाणु द्रव्यमान होगा, परमाणु भार होगा, कुछ भी कह लो, देखो परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है। अगर आप एक एटम लेते हैं, किसका एटम ले लिया आपने? हाइड्रोजन का एटम ले लिया मान लीजिए, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसका एक एटम ले लिया, यानी हाइड्रोजन जो तत्व है उसका एक हाइड्रोजन परमाणु आपने ले लिया, उसका द्रव्यमान आपने कहाँ कैलकुलेट करा? पृथ्वी पर कैलकुलेट करा। कितना आया? मान लो 1 आया, मान लो 10 आ गया। ठीक है, और जब आप इसी एटम को मार्स पे ले जाते हैं, आप मार्स चले गए है ना, मार्स चले गए, आप मार्स पर आपने इसी एटम का एटॉमिक वेट यानी द्रव्यमान कैलकुलेट करा तो वो अलग आया। वो कितना आया? 5 आया। क्यों आया? ये मैंने आपको समझाया था, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है वो कितना होता है? ज़्यादा होता है। किससे? मार्स से, यानी चंद्रमा से या किसी से भी आप देखें तो उससे अधिक होता है, तो ज़्यादा यहाँ पर आएगा। तो जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है और जो भार होता है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी भार बदलता रहता है। इसलिए यहाँ पर जो है वो भार का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। यहाँ पर जो हर बार अपन बोल रहे हैं, जैसे उनका द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान आ गया, भार जो होता है वो अनिश्चित होता है।
बाहर पृथ्वी पर अलग होगा, मार्स पर अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा, इस प्रकार से। तो चौथी बात जो थी वो क्या थी, एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व ले लिया, हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु होते हैं, तो वो 2 जो परमाणु होंगे वो द्रव्यमान और आकार और इसी प्रकार से अन्य जो राशियाँ होती हैं उनमें समान होंगे। चौथी बात। पांचवी बात जो उन्होंने कही वो थी कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। यहाँ तक सही है कि प्रत्येक तत्व का, मान लीजिए हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो प्रत्येक तत्व का क्या होता है, परमाणु भार कैसा होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, और परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण होता है। ये डाल्टन साहब ने कहा था। ठीक है, 5 बातें हो गई। छठी बात जो उन्होंने कही कि भिन्न तत्वों के परमाणु, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक दूसरे से, यानी हाइड्रोजन का परमाणु, हीलियम का परमाणु, लिथियम का परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसके आधार पर, गुणों के आधार पर भिन्न होते हैं, तथा उनके परमाणु द्रव्यमान, आकार आदि में भिन्नता यानी अलग अलग होते हैं, भिन्नता पाई जाती है। छठी बात क्लियर। 7वीं बात जो वो कहते हैं कि भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में संयोग करते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, हीलियम लिथियम ले लिया, और इसी प्रकार से अलग जो होते हैं परमाणु, जैसे अपन ने इसमें एग्जाम्पल लिया था जल का अणु, जल के यौगिक और अमोनिया का यौगिक लिया था। तो जल का यौगिक में कहते हैं भिन्न तत्वों के परमाणु। तो भिन्न तत्व कौन से थे, एक तो हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था, ये भिन्न तत्व थे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विषय में बात हो रही है कि भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में, लघु पूर्णांक यानी कितने अनुपात में, 2:1 में विभाजित हो रहे थे, है ना। 2:1 में उनका अनुपात था संयोजन का। तो 2:1 में वो संयोजन कर क्या बना रहे थे, H2O यौगिक बना रहे थे, है ना। तो यहाँ पर 2 बातें थी। पहली बात, वो छोटे पूर्णांक अनुपातों में संयोजित हो रहे थे, मिल रहे थे, और दूसरी बात वो मिलकर क्या बना रहे थे, यौगिक बना रहे थे, कंपाउंड बना रहे थे। दिमाग में घुसेड़ लेना, बातों को दिमाग में फीड कर लेना, स्टोर कर लेना। अभी बात करेंगे संयोजन के, मतलब संशोधन के नियमों की, मतलब इनके जो 8 बातें इन्होंने कही उसमें संशोधन किया गया था, उनकी बात करेंगे, तब आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए, है ना। फिर लास्ट एंड फाइनल बात उन्होंने क्या करी, जो अभी अपन ने पढ़ी थी, कि परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, उसको ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। परमाणु सिर्फ होता है, उसका एग्जिस्टेंस होता है, उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये बातें अपन ने 8 बातें जो डाल्टन साहब ने कही वो अपन ने देख ली। ठीक है, बातें स्पष्ट हो रही हैं, क्लियरिटी मिल रही है अभी तक। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो समझ में आ गया। अब चर्चा करते हैं अपन संशोधन की। डाल्टन साहब के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जैसे जस्ट उनके बाद आए थे जे थॉमसन, फिर उसके बाद आए थे नील्स बोर, उनके बाद आए थे हेनरी। इसी प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिक आए और आधुनिक जो वैज्ञानिक थे वो भी आए। उन्होंने क्या करा कि इनके जो 8 बातें थी उनमें संशोधन करा, मतलब उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज नहीं करा, मतलब उन्होंने जो वैज्ञानिक थे, नए वैज्ञानिक थे, उन्होंने डाल्टन सर की बातों से वो सहमत थे। यानी क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले ही परमाणु के विषय में बोलने वाले, प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर बोलने वाले कौन थे, डाल्टन साहब थे। ठीक है, उनसे पहले बोला था महर्षि कणाद ने भी बोला था, अरस्तु ने भी बोला था, लेकिन वो सिर्फ दर्शन के रूप में बोला था, यानी उन्होंने सिर्फ दर्शन के रूप में बोला था। लेकिन डाल्टन साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रायोगिक आंकड़ों के साथ क्या बोला, परमाणु की व्याख्या करी। ठीक है, उन्होंने न्यू फिलॉसफी दी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो वो फिलॉसफी को अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। 8 बातें अपन ने पढ़ी, ठीक है, परमाणु के विषय में, कि परमाणु क्या होता है, परमाणु अविभाजित कण होता है, परमाणु से छोटा और कोई कण नहीं होता, परमाणु यदि रासायनिक अभिक्रिया में मिलते हैं तो वो ना तो नष्ट होते हैं और ना ही टूटते हैं, ये समझा। ठीक है, और परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो उसका तत्व का मूल लक्षण होता है। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी।
तो इन सभी 8 बातों में उन्होंने संशोधन करा, वैज्ञानिकों ने उन्होंने संशोधन करा। मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि संशोधन मतलब ये नहीं होता कि उसको खारिज कर दिया, मतलब आपका नियम गलत है, ये आपने जो बात कही वो गलत है, नहीं, आपकी बात भी सही है, लेकिन आपने जो थोड़ा सा आपके नियम में थोड़ी गलती है भाई साहब, थोड़ी सी गलती है कि भाई आपने मना कर दिया इस चीज़ के बारे में। नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है तो कैसे हो सकता है, उदाहरण देके बताओ। तो उदाहरण देके भी अन्य जो वैज्ञानिक थे उन्होंने समझाया। तो संशोधन का मतलब समझ में आना चाहिए, संशोधन मतलब रेक्टिफाई करना, उसको सुधारना, है ना, ये समझ में आना चाहिए। बात करते हैं संशोधन की। तो पहला जो संशोधन था परमाणु के संदर्भ में, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में के बारे में जो पहला संशोधन किया वो कौन से नियम के विषय में किया था? दूसरे नियम के विषय में किया था। जो दूसरा जो नियम था ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दूसरा नियम था, उसमें संशोधन किया। दूसरा नियम क्या था कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु द्रव्य का मूल कण है, परमाणु द्रव्य का मूल कण है, ये समझा था अपन ने। मतलब अपन ने क्या समझा था कि भैया परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है, इसमें संशोधन करा। यानी ये थोड़ा इसमें गलती बताई। क्या गलती बताई? संशोधन में क्या लिखा गया? पहला जो संशोधन था उसमें क्या लिखा गया, पढ़ेंगे सारे के सारे बच्चे मेरे साथ। परमाणु विभाज्य होते हैं। सोचो, परमाणु एटम विभाज्य होते हैं, यानी परमाणुओं को और अधिक विभाजित किया जा सकता है। बातों को समझना बहुत अच्छी गहराई से। अभी तक क्या कर रहे थे अपन, डाल्टन साहब एक एक रट लगा के बैठे थे कि परमाणु अविभाजित है, परमाणु अविभाजित है, परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता, परमाणु से और अधिक सूक्ष्म कण नहीं होते हैं। अभी तक ये सुन के हमारे दिमाग पक गया था। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने साफ बोल दिया कि परमाणु भी विभाजित है, परमाणु भी विभाजित है। ध्यान देना, परमाणु विभाज्य हैं, उनको विभाजित किया जा सकता है। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी कि परमाणु विभाजित हो सकते हैं, तो वो किन में विभाजित होंगे, इनमें देखेंगे। देखना, परमाणु भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में अपघटित नहीं होते हैं, ये मान लिया, क्योंकि संशोधन मैंने आपको कहा था कि पूरा नियम गलत नहीं कहेंगे, उसमें सिर्फ सुधार करेंगे कि आपकी ये बात गलत है, 50% बात गलत है और 50% बात सही है। तो दूसरी वाली लाइन कहती है कि परमाणु भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में अपघटित नहीं होते हैं। यानी हमने देखा था, जो डाल्टन साहब भी यही कह रहे थे कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग तो लेते हैं, लेकिन ना तो वो नष्ट होते हैं ना ही विघटित होते हैं, यानी ना तो वो टूटते हैं ना ही नष्ट होते हैं। वही बात आधुनिक वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि परमाणु भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में अपघटित नहीं होते हैं, परंतु असाधारण भौतिक विधियों द्वारा परमाणु को उनसे अधिक छोटे कणों में विघटित किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात आ रही है, असाधारण भौतिक विधियों द्वारा, यानी ऐसी विधियां जो साधारण नहीं है के द्वारा परमाणुओं को उनसे अधिक छोटे कणों में विघटित किया जा सकता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ कि परमाणु जो होते हैं वो अधिक, उनसे भी छोटे कण होते हैं। पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद उदाहरण देता हूँ, है ना। उनसे अधिक छोटे कणों में विघटित किया जा सकता है। परमाणु अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। परमाणु जो होते हैं वो भी अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। परमाणु का जो निर्माण होता है वो भी उनसे भी छोटे कोई कण होते हैं। कौन कौन से? अब नाम दिल थाम के बैठना, वो जो नाम है वो आ रहे हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। क्या है भाई? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन। इन्हें मूल कण कहा जाता है। अच्छा, डाल्टन साहब ने मूल कण किन्हें कहा? परमाणु को कहा। लेकिन मूल कण किन्हें कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। या फिर इनको हम कभी कभी कहते हैं उप परमाणविक कण भी कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या फिर हम इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं।
अरे यार तो पूरा ही पासा पलट गया, पूरा गेम ही पलट गया। अभी तक हमने देखा था, अभी हमने क्या समझा था कि जो सेब होता है उसका अति सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या होता है, परमाणु होता है। लेकिन ये बात गलत सिद्ध हो गई, ये बात गलत सिद्ध हो गई। इस बात को आधुनिक वैज्ञानिकों में किस में परिवर्तन कर दिया कि जो सेब होता है वो परमाणुओं से मिलकर बनता है, और परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। ये था पूरा प्रोसेस, ये थी पूरी संकल्पना। दूसरे नियम में संशोधन करा, जैसे संविधान में एसएसटी आपने पढ़ी होगी 10वीं कक्षा की, तो हम बोलते हैं कि संविधान बिल्कुल शुद्ध है। मतलब जो संविधान बनाया गया था वो भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था भारत का, ठीक है। तो वो उस समय बनाया गया था, लेकिन संविधान उस समय की जो परिस्थिति है उसको देखकर बनाया था, और जो कल्पना थी कि आगे ऐसा हो सकता है उसके आधार पर बनाया था। लेकिन आज की जो दुनिया है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो आज अपन देखेंगे संविधान, भारत के जो संविधान है उसमें कई प्रकार के संशोधन कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डाल्टन साहब की जो नई फिलॉसफी थी किसके बारे में, परमाणु के बारे में, उसमें भी संशोधन किया गया। तो सबसे पहला जो संशोधन था वो था दूसरे नियम का संशोधन किया गया कि परमाणु जो होता है वो विभाजित होता है साहब, और वो जो विभाजित होता है यानी कोई द्रव्य होता है उसका मूल कण परमाणु नहीं होता, उसका मूल कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है। ये बात कही। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल देने की बात करी थी अभी कि भाई आप कैसे पता लगा सकते हो कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, कैसे पता लगा सकते हो। एक कंघी लेना, सूखी कंघी लेना, उसको अपने बालों में रगड़ना, यानी ऐसे 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 रगड़ना। फिर उसको जो अपने शॉर्पनर नहीं होता, शॉर्पनर और पेंसिल, उसमें जो छीलते हैं उसमें कचरा निकलता है, पेंसिल का जो कचरा निकलता है उसके ऊपर लेके जाना। तो आप देखेंगे वो जो कचरा है वो इस स्केल के ऊपर जम रहा है, मतलब वो उसके ऊपर चिपक रहा है। तो ये किसके कारण होता है, उसके अंदर निहित गुण होते हैं, आवेश होता है। और आवेश किस प्रकार का होता है, हर एक द्रव्य में वो जो कचरा है वो भी पदार्थ है, और ये जो स्केल है वो भी पदार्थ है। जब आप इस स्केल को अपने माथे से रगड़ते हैं, अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तब जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, तो जब आप उस कचरे के समीप लेके जाते हैं तो वो एक मैग्नेट का कार्य करता है कि वो छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये किस गुण के कारण होता है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के आधार पर होता है। ये जो पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, उनके आधार पर होता है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसको, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर के अंतर्गत इस बात को अपन पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है अपने लिए कि जो सेब है वो परमाणु से मिलकर बनता है, और परमाणु अन्य 3 कणों से मिलकर बनते हैं उनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि पदार्थ का मूल कण कौन होता है, तो आप परमाणु नहीं कहेंगे, आपसे आप क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु के मूल कण हैं। तो दूसरे जो नियम था, दूसरी बात जो थी डाल्टन साहब की, उसका संशोधन, उसमें इस प्रकार से संशोधन किया गया। बात करते हैं आगे संशोधन की। तो एक और नियम था, चौथा नियम, उसमें संशोधन किया गया। चौथा नियम क्या था कि एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं। एक तत्व था, मतलब हाइड्रोजन एक तत्व था, उसके सभी परमाणु जो थे उनका द्रव्यमान, आकार आदि समान होते हैं, है ना, ये कहा था। लेकिन इसमें भी कुछ संशोधन किया गया। क्या संशोधन था वो लिखिए। संशोधन क्या था, दूसरा संशोधन क्या था भाई, ये दूसरा नंबर का संशोधन है। क्या था, एक तत्व के परमाणु अलग अलग परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं। एक तत्व के परमाणु अलग अलग परमाणु द्रव्यमान के हो सकते हैं। भाई लो, अपन ने अभी तक क्या समझा था, डाल्टन साहब ने हमारे को क्या समझाया था कि एक तत्व है, लाइक हाइड्रोजन है, वो 2 परमाणु से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक अन्य हाइड्रोजन का परमाणु। तो उन्होंने कहा था ये दोनों जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं आपस में इनका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो समान होगा, ये डाल्टन साहब ने कहा था।
लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। समझना बातों को, संशोधन चल रहा है, गलतियाँ, अब अपन उस नियम को खराब नहीं बता रहे, सिर्फ उसमें संशोधन किया। ऐसा हो सकता है सर, आपने डाल्टन सर को कहा कि सर ऐसा हो सकता है, आपका जो नियम है वो लागू है, लेकिन यह सिद्ध नहीं है कि ऐसा सभी नियमों पर लागू हो, यानी सभी तत्वों पर लागू। हाँ, हो सकता है अधिकांश तत्व ऐसे हों जिनके जो तत्व हैं उनके जो परमाणु हैं आपस में परमाणु द्रव्यमान जो है उनको समान हो सकता है, लेकिन सभी ऐसे हों ये नहीं है ना। उन्होंने कहा, आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके जो परमाणु होते हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो तत्व हैं जिन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उनके जो परमाणु होता है, उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपस में कैसे होता है, बराबर होता है, ये उन्होंने कहा। और आगे लिखते हैं कि किसी तत्व के उन परमाणु को जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहते हैं। अच्छा साहब, ये भी बता दिया कि उन परमाणु को क्या कहते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन है भैया, हाइड्रोजन जो है वो दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन जो तत्व है वो दो परमाणु से मिलकर बना होता है, ये अपन ने समझा। कौन कौन से? हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु। तो ये दोनों जब द्रव्यमान बराबर हैं तो ठीक है, ये डाल्टन साहब ने कहा ये दोनों परमाणु द्रव्यमान बराबर हैं, ठीक है। लेकिन क्या कह सकते हैं कि एक तत्व के परमाणु अलग अलग परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं, और वो जो अलग अलग परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं, तो वो जो अलग अलग हैं परमाणु, जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तत्व एक ही है, और वो जो तत्व है वो परमाणु से भी बन रहा है, अलग अलग, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से भी बन रहा है, लेकिन वो जो एक प्रकार के परमाणु हैं उनके जो आपस में द्रव्यमान है वो अलग अलग हो सकते हैं। और ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनका परमाणु क्रमांक तो समान है, परमाणु जो द्रव्यमान है वो तो समान है ना, एक ही तत्व है एक ही, जिसका परमाणु क्रमांक तो समान है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर तो समान है, लेकिन उनका परमाणु भार जो है वो असमान है। तो ऐसे परमाणु ऐसे तत्व के परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ये कक्षा 9 में अपन ने पढ़ रखा है। लेकिन अभी तक अपन ने क्या समझा कि जो हाइड्रोजन होता है उसके दो परमाणु होते हैं, ये हाइड्रोजन, इसका जो द्रव्यमान होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है ये अलग अलग, ये हाइड्रोजन का परमाणु तत्व है, हाइड्रोजन का तत्व है, ये दो परमाणु से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का अन्य परमाणु। इसका जो द्रव्यमान होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है समान होता है, आकार होता है वो समान होता है, ये अपन ने पढ़ा। लेकिन ये बात क्या है, कटोस लगा दो, इस बात पे क्या लगा दो, कटोस लगा दो। इस बात को किस में परिवर्तित किया आधुनिक वैज्ञानिकों ने, इसका उदाहरण दीजिए कि एक तत्व लिया, जब खोज करी गई तो हाइड्रोजन के ही लिया, तो हाइड्रोजन का एक उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन का एक तत्व लिया, हाइड्रोजन का अपने प्रकृति में 3 प्रकार की परमाणु स्पीशीज पाई जाती है, यानी 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं हाइड्रोजन के। कौन कौन से 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं? पहला है हाइड्रोजन 1-1, दूसरा है हाइड्रोजन 2-1, तीसरा है हाइड्रोजन 3-1। इनका नाम भी है, पहले वाले का नाम है प्रोटियम, क्या कहते हैं, प्रोटियम। दूसरे वाले का नाम है ड्यूटीरियम, क्या है, ड्यूटीरियम। और तीसरे वाले का नाम है ट्राइटिनियम, है ना। तो यहाँ पर आपको ये 2-1-1 ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे प्रोटियम का, तो इसमें जो ऊपर वाला 1 है, यानी ये वाला जो 1 है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाला जो है 1 वो किसको दर्शा रहा है, परमाणु द्रव्यमान को दर्शा रहा है, और नीचे वाला जो 1 है वो किसको दर्शा रहा है, परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है, यानी एटॉमिक नंबर को दर्शा रहा है। तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन के यदि आप देखेंगे परमाणु स्पीशीज को, ये क्या होता है, परमाणु स्पीशीज है ना। स्पीशीज क्या होता है कि परमाणु के प्रकार, जैसे अपन ने यहाँ देखा था ना, यहाँ सर ने सिर्फ डाल्टन साहब ने क्या कहा कि
एक तो प्रयोग नहीं करा, फिर उन्होंने सिर्फ है ना इनके जो परमाणुकता थी, एटोमिसिटी थी, उसके आधार पर इनको अणु में बांट दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन की 3 प्रकार के परमाणु स्पीशीज पाए जाते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। प्रोटियम में जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है? 1 होता है ना। और ड्यूटेरियम में 2 होता है। देखो अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और तीसरे में क्या होता है? इसमें भी 3 होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक समान है। तो ऐसे तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो चौथे नियम में संशोधन किया गया कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। बराबर हो सकते हैं लेकिन बराबर नहीं भी हो सकते। किन्हीं स्थितियों में बराबर हो सकते हैं और किन्हीं स्थितियों में बराबर नहीं हो सकते। ये अपन ने सिद्ध कर दिया। ठीक है। बहुत सारे हैं जिनके समस्थानिक होते ही नहीं है। हाइड्रोजन के हैं लेकिन अगर और अधिक स्टडी करें तो नहीं होते। जैसे कार्बन का है, कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन का भी आइसोटॉप्स यदि आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन के अलावा, मैं तो बोर हो गया, हाइड्रोजन के अलावा एक और दो, तो आप कार्बन के भी दे सकते हैं। ठीक है। कार्बन के भी आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं। तो चौथा नियम का संशोधन समझ में आया। चौथे नियम में क्या संशोधन किया कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। हाइड्रोजन का उदाहरण लेकर समझाया कि हाइड्रोजन के प्रकृति में 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगर हम इनके परमाणु द्रव्यमान का कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि प्रोटियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है। तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर संशोधन की आवश्यकता है डाल्टन साहब के नियम में। ठीक है। तो वहाँ संशोधन करा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नियम में संशोधन किया है डाल्टन के वो था, छठा जो नियम अपन ने पढ़ा था वो क्या देखा था? वो था भैया कि भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से गुणों में भिन्न होते हैं तथा उनके परमाणु द्रव्यमान, आकार आदि में भिन्न होते हैं। परमाणु द्रव्यमान, आकार आदि में भिन्न होते हैं। समझ लो बातों को। यहाँ पर इसमें भी संशोधन किया गया कि परमाणु जो कॉन्सेप्ट था, यानी डाल्टन साहब का जो नियम था वो क्या था कि भिन्न यानी अलग अलग तत्वों के जो परमाणु थे, चाहे हीलियम, लिथियम और हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं। ये एक दूसरे के इनके जो परमाणु थे, चाहे हाइड्रोजन का जो है परमाणु, हीलियम का परमाणु और लिथियम का परमाणु, ये आपस में इनके जो परमाणु द्रव्यमान, आकार, ये कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो इसमें भी संशोधन किया गया। संशोधन क्या था? तीसरा जो प्रकार का संशोधन था वो क्या था कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। लो भैया, क्लियर कट कह दिया कि भिन्न तत्वों के यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। हो सकता है वो समान हो सकते हैं, मान लेते नहीं हो सकते, मतलब नहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारे हैं जिनके नहीं भी होते हैं अलग अलग, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। सभी में ऐसा ये नियम लागू नहीं होता। कुछ ऐसे भी हैं जिनके जो अलग अलग तत्व हैं, जिनके जो परमाणु हैं, उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो समान है। ऐसा उन्होंने खोजा। अभी उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। आगे लिख रखा है, भिन्न तत्वों के उन परमाणुओं को, अलग अलग तत्वों के उन परमाणुओं को जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, फिर से बोलूँगा, जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, संभारक यानी आइसोबार्ट्स कहलाते हैं। यानी संभारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभारक कहलाते हैं। यानी अलग अलग तत्वों के, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। डाल्टन साहब ने इनका एक उदाहरण दिया और बोला कि जो अलग अलग तत्व हैं इनके, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु होगा, हीलियम का परमाणु होगा, लिथियम का परमाणु होगा, ये आपस में इनके द्रव्यमान और ये समान नहीं हो सकते। जैसा कि अपन ने देखा भी था, है ना, इसके द्वारा समझा था ना। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, इनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का कितना कैलकुलेट करता है? 1 करा था। परमाणु द्रव्यमान इसका 4, इसका 6। तो ये आपस में कैसे होता है? इक्वल नहीं होते, आपस में इक्वल नहीं होते।
तो ये किसने बताया था? डाल्टन साहब ने कहा था। लेकिन इस बात में संशोधन किया गया, इस बात को गलत कहा गया। इस बात को क्या कहा? गलत कहा गया, इसको कट्टोस लगा दिया गया। तो इस बात में संशोधन करा, इस बात को सुधारा और सुधार कर क्या कहा कि अलग अलग तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका जो आपस में परमाणु भार समान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने 2 तत्व दिए हमारे को, आधुनिक वैज्ञानिकों ने हमारे को उदाहरण दिया। एक लिया कॉपर, माफ़ कीजिए, एक लिया कैल्शियम और दूसरा लिया आर्गन। एक तत्व लिया कैल्शियम, एक एलिमेंट लिया आर्गन। ठीक है, कैल्शियम जो है उसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्या था? 20 था। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक था वो कितना था? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना था? 20 था। और आर्गन का क्या था? 18 था। तो दोनों तत्व अलग अलग हैं, कैल्शियम अलग है, आर्गन अलग है। लेकिन जब कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट किया गया तो कितना आया? 40 आया। कैल्शियम का जब परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट किया गया तो 40 आया। वहीं दूसरी तरफ परमाणु आर्गन का परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट किया गया तो वो भी 40 आया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो समान हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, ठीक है, वो समान हो सकते हैं। बात क्लियर? पता है फंडामेंटल क्लियर हो रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपन ने कितने संशोधन? 3 संशोधनों को मेरे हिसाब से पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, इन संशोधनों को याद रखना है, ठीक है। 5वें डाल्टन का जो 5वां नियम था उसमें भी संशोधन किया गया था। 5वां नियम क्या था कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट होता है। परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण होता है। क्या था भाई? प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। प्रत्येक जो तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सब का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है। परमाणु भार जो होता है वो निश्चित होता है। परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण है। परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण है। ये इन्होंने 2 बातें कही। तो संशोधन में क्या करा गया है, इस नियम में संशोधन क्या किया वो पढ़ लेते हैं। तो चौथा जो संशोधन था वो था कि तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है, ना कि परमाणु भार। पहली बात तो सही थी कि प्रत्येक तत्व का जो निश्चित परमाणु भार होता है वो निश्चित होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन का एक निश्चित भार है, हाइड्रोजन का निश्चित भार है, हीलियम का निश्चित है, और सभी जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनका निश्चित द्रव्यमान है। लेकिन संशोधन की बात कहाँ आई कि डाल्टन साहब ने कहा कि किसी तत्व का जो मूल लक्षण होता है जिसके आधार पर आप उसकी स्टडी बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो उन्होंने माना परमाणु भार। लेकिन आधुनिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा नहीं सर, आप यहाँ पर थोड़ा गलत हैं। परमाणु भार नहीं होता मूल लक्षण। परमाणु क्रमांक होता है मूल लक्षण। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक जो आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी यदि आपने नहीं देखी हो तो आज देख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी इस प्रकार से दिखती है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो इसका एक बहुत उच्चतम क्या है, रासायनिक क्षेत्र में इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता कि किसी तत्व का जो मूल लक्षण होता है वो परमाणु भार न होकर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, यानी एटॉमिक नंबर होता है। क्योंकि ये जो पूरी टेबल थी, आप अभी आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये जो पूरी टेबल थी वो बनाई ही गई थी इसी आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर ही ये जो तत्व थे इनको जमाया गया था, है ना। कैसे जमे थे? जैसे इस प्रकार से जमते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1, फिर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इस प्रकार से 23, 24, 25 और ये आगे बढ़ते गए, इस प्रकार से जमाई थी, ठीक है ना। इस प्रकार से जमाया था, क्या तत्वों को इस प्रकार से जमाया था। तो इनको परमाणु क्रमांक, ये जो परमाणु क्रमांक है इनके, ये जो परमाणु क्रमांक दिख रही है परमाणु क्रमांक, और इनके जो नीचे ये लिखे हुए हैं छोटे छोटे नंबर्स, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये है इनके परमाणु भार। तो ये आप पीरियोडिक जो टेबल है इनको आप समझ सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको
आधुनिक वैज्ञानिकों ने दिया कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी है वो। बात क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो संशोधन था वो किसमें, कौन से नियम में किया गया? 7वां जो नियम था परमाणु डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो 7वीं बात थी, 7वां जो नियम था वो क्या था कि भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में संयोग करते हैं तथा उनके संयोजन से यौगिक बनते हैं। इसमें संशोधन किया गया। इसमें 2 बातें थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक तो लघु पूर्णांकों के अनुपात में और दूसरी बात थी यौगिक। 2 तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। इन दोनों ही बातों में संशोधन किया गया। तो पहले एक एक करके संशोधन पढ़ते हैं। पहला जो संशोधन था, पहली बात का जो संशोधन था वो था, 5वां जो संशोधन अपन देखेंगे वो था कि परमाणुओं के संयोजन से अणु बनते हैं, ना कि यौगिक। डाल्टन साहब ने क्या कहा कि परमाणुओं के संयोजन से क्या बनता है? यौगिक बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। सही है, यौगिक बनते हैं। उन्होंने उदाहरण नहीं दिया, वो गलत नहीं था, उदाहरण सही था, लेकिन उन्होंने ढंग से नहीं समझा। डाल्टन साहब ने थोड़ी और स्टडी यानी प्रयोग करते तो उनको और भी पता चलता। क्या पता वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस हो गए, वहाँ उनको वो इक्विपमेंट्स नहीं मिले होंगे जो आज के इक्विपमेंट्स से हमारे को ये पता चल पाया कि यौगिक नहीं अणु बनते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इससे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि अणु क्या होते हैं। इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे ना तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा यौगिक क्या होते हैं और अणु क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। यौगिक अपन ने समझा था, यौगिक खुद ही अणुओं से मिलकर बनते हैं। तो यौगिक जो है वो सेकेंडरी है, यानी यौगिक का जो स्थान है वो दूसरा है, अणु का स्थान पहला है। दो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, ना कि यौगिक बनाते हैं। समझ में आया? इसके लिए अपन को अणु समझना पड़ेगा कि अणु यानी मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जिस बच्चे को मॉलिक्यूल का कंसेप्ट पता है कि अणु किसे कहते हैं, अणु का निर्माण कैसे होता है और निर्माण के आधार पर अणु के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, अगर वो सब पता है, ये सारी बातें पता है, तो वो बच्चा इस बात को स्किप कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे को ये नहीं पता है वो मस्ट बिल्कुल देखे इस चीज़ को कि अणु किसे कहते हैं। तो चलो अणु को समझ लेते हैं, अणु के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अणु क्या होता है, किसे कहते हैं, परिभाषा समझ लेते हैं। अणु किसे कहते हैं, परिभाषा समझो। किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं तथा तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, अणु कहलाता है। किसी तत्व का या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। अब आप बोले सर परमाणु अणु, तो ये जो बच्चा सवाल उठा रहा है कि परमाणु अणु में अंतर बताओ, तो वो उसने लगता है मेरी ये वीडियो देखी नहीं है, उसने मेरी पहले वाली वीडियो से पहले जस्ट पहले वाली वीडियो नहीं देखी, वो थी अवोगाद्रो। तो अवोगाद्रो सर ने यही पहले अणु और परमाणु में ही अंतर स्पष्ट करा था। पहले अणु क्या होते हैं उसको स्पष्ट करा, परमाणु क्या होते हैं उनको स्पष्ट करा, है ना। क्योंकि इसी आधार पर बर्जीलियस ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बर्जीलियस साहब जो थे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बर्जीलियस साहब ने क्या कह दिया था कि जो परमाणु होते हैं वो विभाजित हो सकते हैं। पढ़ा था ना वहाँ पर कि अभिक्रिया में कौन सा था, रासायनिक अभिक्रिया कौन सी थी, हाइड्रोक्लोरिक वाले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा था, तो हाइड्रोजन हाफ और क्लोरीन हाफ में विभाजित हो रहे थे। तो ये परमाणु विभाजित नहीं हो सकते अधिक, ठीक है। तो वहाँ गलती हो गई थी थोड़ा बर्जीलियस साहब ने, तो इस गलती को संशोधित करके अवोगाद्रो ने अवोगाद्रो का नियम दिया था, ठीक है। तो अणु यहाँ पर समझ लिया आपने, अणु किसे कहते हैं, अणु का निर्माण कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है। अणु की परिभाषा आपने समझ ली है, अणु की परिभाषा आपने पहले भी समझ रखी है, अभी भी मैंने आपको समझा दी। लेकिन मेन मुद्दा है कि अणु का निर्माण कैसे होता है, अणु बनते कैसे हैं। अभी अपन ने देखा ना कि कि जो तत्व है वो जो परमाणु है वो मिलकर अणु, डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो अणु का निर्माण कैसे होता है सबसे पहले ये समझना है। परमाणु का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो परमाणु का जो निर्माण होता है उसकी परिभाषा को समझिए। वो जो परिभाषा है वो कहती है कि एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग कर अर्थात आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। यही थोड़ी गलती यानी संशोधन की आवश्यकता थी डाल्टन जो सर थे उनके नियम में। डाल्टन सर ने क्या कहा था
कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में लघु पूर्णांकों के अनुपात में संयोग कर कर यौगिक का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु, ये उन्होंने गलत कहा। अलग अलग तत्वों के परमाणु तो कर ही सकते हैं, यहाँ पर भी लिख रखा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग कर, ये भी परस्पर संयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे लिख रखा है एक ही तत्व के परमाणु, यानी एक तत्व के परमाणु भी संयोग कर कर इसका निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भैया आप तो बिल्कुल पलट गए। हाइड्रोजन का अणु नहीं देखा? हाइड्रोजन का अणु है वो एक ही तत्व तो है, एक ही तत्व के तो परमाणु से मिलकर बन रहा है, तो वो एक ही तत्व का जो परमाणु है, यानी हाइड्रोजन जो है दो प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन का परमाणु और एक हाइड्रोजन के अन्य परमाणु, दो प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन का एक अणु दो प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, तो वहां पर डाल्टन साहब ने ये कहा, तो एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग कर अर्थात आपस में जुड़कर अणुओं का निर्माण यानी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, है ना। सर इसका एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एग्जाम्पल और समझिए, उदाहरण समझिए। पहला उदाहरण है नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन का अणु जो होता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन का अणु कुछ इस प्रकार से दिखता है N2। तो नाइट्रोजन का अणु नाइट्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी एक ही तत्व है, एक तत्व है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का अणु होता है वो नाइट्रोजन के ही परमाणु से मिलकर बनता है। तो ये तो बात हो गई एक ही तत्व के परमाणु, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप जल का अणु यानी H2O। तो जल का अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु से तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। अलग अलग तत्व हैं, यानी ये वाला दूसरा वाला भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस वाले नियम में संशोधन की आवश्यकता थी, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यानी आपस में मिलकर जुड़कर यानी आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर दो बातें आ रही हैं, यहाँ पर कितनी बातें आ रही हैं, दो बातें आ रही हैं। यानी ये जो परिभाषा थी, है ना, इस परिभाषा को आधार पर, इस परिभाषा के आधार पर जो अणु हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। अणु जो हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तत्वों के अणु, पहला तत्वों के अणु और दूसरा यौगिकों के अणु। और इन दोनों में से अणु भी दो प्रकार के थे। ये डाल्टन साहब को नहीं पता था कि अणु भी दो प्रकार के होते हैं, इसलिए उन्होंने क्या डायरेक्ट क्या बोल दिया, यौगिक के अणु। यानी जो डाल्टन साहब ने बात करी वो यौगिकों के अणु की बात कही थी। डाल्टन साहब ने जो नियम दिया कि भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में लघु पूर्णांक अनुपातों के में संयोजन कर कर यौगिकों का निर्माण करते हैं, वो यौगिक थे यौगिकों के अणु। यानी अणु के दूसरा जो प्रकार था, अणु दो प्रकार के होते हैं, अणु का जो दूसरा प्रकार था उसके विषय में डाल्टन साहब ने बात करी थी। लेकिन इससे पहले भी तत्वों के अणु बनते हैं और इससे पहले भी अणु बनते हैं, आप समझ सकते हैं। ये अपन बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, ध्यान देना, यौगिकों के अणु भी बनते हैं, लेकिन यौगिकों के अणु ही बनते हैं, ये बात में थोड़ी गलती थी। यौगिकों के अणु बनते हैं हमने माना, लेकिन यौगिकों के अणु ही बनते हैं, ये बात में गलती थी। तो इसमें संशोधन किया गया, और इसमें संशोधन क्या करेगा कि वही अणु भी बनते हैं। अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु या एक ही तत्व के परमाणु मिलकर आपस में अणुओं का निर्माण करते हैं। तो इस आधार पर दो भागों में बांटा गया, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। चलिए परिभाषा अभी लिख लीजिए, दिक्कत ना आए। तत्वों के अणु किन्हें कहते हैं? एक ही तत्वों के परमाणु के मिलने से बनने वाले अणु को तत्वों के अणु कहते हैं। भाई क्लियर हो गया क्या? एक ही तत्वों के परमाणु के मिलने से बनने वाले जो अणु होते हैं, अणु को तत्व के अणु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, उदाहरण के तौर पर ये वाला जो नाइट्रोजन वाला जो अणु था, नाइट्रोजन का अणु था, वो तत्वों के अणु कहलाते हैं। दूसरा यौगिकों के अणु को समझ लेते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु के एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनने वाले अणु को यौगिक अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक अणु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, H2O जल का अणु। क्या ये पूरा कंसेप्ट आपको कंप्लीट होल जो कंसेप्ट है अणुओं का वो समझ में आया? क्या समझ में आया कि डाल्टन सब गलत नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, 100% वही कह दिया कि ये सही है।
क्योंकि उनको पता नहीं था कि अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु एक तत्व के अणु होते हैं और एक यौगिक के अणु होते हैं, है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने सिर्फ किसको कंसीडर किया अपने नियम में, किसको कंसीडर कर पाए, वो यौगिकों के अणु को कंसीडर कर पाए। उन्होंने तत्वों के अणु को कंसीडर नहीं किया और अणु का तो नाम ही नहीं लिया। तो इस प्रकार से नहीं चलता, ठीक है। तो ये थोड़ा, ये पूरा अणु का कंसेप्ट था। ये समझ, अणु का जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, जब तक ये वाला जो संशोधन था वो थोड़ा आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। रटने के लिए आप रट सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। बात क्लियर। चलिए, अगला जो संशोधन था वो क्या था, मैंने बताया था आपको दो संशोधन थे। एक तो यौगिक कि दो तत्व मिलकर, दो तत्वों के जो दो परमाणु हैं वो दो मिलकर क्या करते हैं, अणुओं का मतलब यौगिकों का निर्माण करते हैं, ये था। लेकिन ये बात तो इसमें तो संशोधन हो गया। सातवें ही नियम में एक और संशोधन करने की आवश्यकता थी, वो थी लघु पूर्णांकों की। वो थी लघु पूर्णांकों की। लघु जो पूर्णांक थे उनमें संशोधन करने की आवश्यकता थी। किस प्रकार से था संशोधन, क्या था वो पढ़ते हैं। संशोधन था छठा जो संशोधन और लास्ट और अंतिम संशोधन यही था कि परमाणुओं के संयोजन का अनुपात, कि परमाणुओं के संयोजन का अनुपात लघु पूर्णांक में होना आवश्यक नहीं है। परमाणुओं के संयोजन यानी परमाणु जब मिलते हैं, परमाणु जब जुड़ते हैं, उनका जो जुड़ते हैं वो उनका अनुपात लघु यानी छोटे होने ही आवश्यक नहीं है। वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और वो बड़े हो सकते हैं, उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बहुलक, ये जो भी अणु होते हैं इनमें अनुपात बहुत जटिल होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है ना। एक जो जैसे प्रोटीन की बात करूँ मैं, प्रोटीन की बात करूँ तो इसकी बहुत जटिलता पाई जाती है उसके अंदर, यानी वो एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अभी थोड़ा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन एमिनो अम्ल से बना होता है। एमिनो अम्ल में CN नाइट्रोजन के भी होते हैं, कार्बन के भी होते हैं, ऑक्सीजन के, ये सब मिलकर बने होते हैं। तो ये तीन तीन तत्वों के परमाणु जुड़कर, तीन तीन तत्व आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ये थोड़ी गलती हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। हाँ, डॉल्टन साहब की बात ये भी सही है कि लघु पूर्णांक में, लघु पूर्णांक के अनुपात में मतलब जो परमाणु में संयोजित होते हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था जल के अणु का, अपन ने एग्जाम्पल लिया था अमोनिया की, वो सही थे, वो एग्जाम्पल गलत नहीं थे, वो सही थे। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि वो भी सही हैं, लेकिन उनके अलावा भी ऐसे भी कुछ अणु होते हैं जो जटिल प्रकार के अनुपात में पाए जाते हैं, यानी बहुत बड़ा बड़ा अनुपात होता है उनका। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, बहुलक हो गया, ये तीनों के तीनों जो हैं इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं, यदि आप चाहते हैं तो जानना, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने समझा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, बहुत अच्छी तरीके से समझा। वीडियो को अगर आपने अच्छी तरह समझा है तो आपको हर एक बात क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।